नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी का रुख आजकल कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है और इस पर बाकायदा पश्चिम बंगाल में चर्चा शुरू हो गई है। जो वामपंथी दल हैं वो तो सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि ममता दीदी का कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई गठजोड़ हो गया है, गठबंधन हो गया है, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से अग्रेसिव होकर भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करती थी, आजकल ममता बनर्जी बौन है। इसको लेकर जो पश्चिम बंगाल की जनता है उसका भी कहना यह है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक घोटालों का खुलासा हुआ, जिस तरह से वहां हमने देखा कि अनुव्रत मंडल, उसी तरह पार्थ चटर्जी और यहां तक कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक पर वो आंच आई जिसमें कोयला घोटाला और भर्ती घोटाला मुख्य रूप से है। यह माना जा रहा है कि भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के कई और मंत्री और विधायक, उनके भी नाम हैं, जिसकी सूची आपको बताएं बीजेपी के जो वहां लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बाकायदा अमित शाह को वो सूची सौंपी थी और इसमें यह माना जा रहा था कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब वो कार्रवाई नहीं हुई है तो इसको लेकर भी अब यह सुगबुगाहट है कि कहीं ना कहीं कोई डील ममता बनर्जी की क्या बीजेपी से हुई है। अगर बीजेपी के सूत्रों की बात माने तो कुल मिलाकर बात यह है कि ममता बनर्जी को यह लग गया कि अगर उन्होंने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो निश्चित जानिए कि उनका भतीजा समेत उनके कई मंत्री और विधायक जेल जा सकते हैं। उसके बाद ममता बनर्जी की राजनीति का भी क्या होगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी तरफ से लगातार बयान आ रहे थे कि जो पश्चिम बंगाल है उसको अलग से काट कर यूटी बनाया जाएगा, यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा उस क्षेत्र को। इसको लेकर भी ममता बनर्जी आए दिन बयान देती थी कि कोई भी पश्चिम बंगाल का टुकड़ा नहीं कर सकता, हम होने नहीं देंगे। लेकिन ममता बनर्जी इतना जानती है कि इस समय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जब वो कुछ चीज ठान लेते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते। ममता बनर्जी का जो ये व्यवहार है उसमें जो बदलाव है, ये कहा जा रहा है कि अमित शाह की मीटिंग के बाद बदलाव देखा गया है। यह मीटिंग 16 दिसंबर को हुई थी। 15 मिनट की इस मुलाकात में यूं तो टीएमसी सूत्रों ने यह कहा कि अमित शाह से जो मुलाकात की है, दीदी ने उन मुद्दों पर बात की है जिसमें बीएसएफ को 50 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर तक कार्रवाई करने का जो आदेश केंद्र सरकार ने दिया था, ममता बनर्जी चाहती है कि उस फैसले को वापस ले लिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने बड़े सूझबूझ के बाद, विचार मंथन होने के बाद यह तय किया था कि उसको 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ को जो अधिकार दिए थे कार्रवाई करने के, वो इसलिए दिए थे कि जो इंटेलिजेंस यूनिट है उनकी लगातार ये रिपोर्टिंग गृह मंत्रालय को थी कि जो बॉर्डर है उसके पार से जो तस्कर हैं, चाहे वो नशे के कारोबारी हो, फिर चाहे वो वहां से बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ कराने वाले तस्कर हो, वो सब एक्टिव है और पश्चिम बंगाल की पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। और इसीलिए यह जरूरी समझा गया कि चाहे वो पश्चिम बंगाल हो फिर चाहे वो पंजाब हो, इन दोनों राज्यों में उस 15 किलोमीटर के दायरे को बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया जाए। बीएसएफ को यह अधिकार दिया जाए कि वो 50 किलोमीटर अंदर तक जाकर अपना ऑपरेशन, किसी भी घर की तलाशी, किसी की भी गिरफ्तारी कर सके। इसके बाद हमने देखा कि इसका असर भी हुआ। पंजाब में जहां आए दिन ड्रोन और ड्रोन के जरिए गिराए जाने वाले नशे के पैकेट, जिसमें कि ड्रग और हथियार तक आए, उसको बीएसएफ ने मार गिराया। डेली ऐसी ना ऐसी कोई घटनाएं आती है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा कि गो तस्करी करने वाले लोगों को बीएसएफ ने पकड़ा। अनुव्रत मंडल जो पकड़ा गया वो भी इसी वजह से पकड़ा गया क्योंकि जो गो तस्कर पकड़े गए उन्होंने बाकायदा ये सबूत तक दिए बीएसएफ को कि भाई हमारी तरफ से तो पैसा दिया जाता था, पैसे की एवज में हमें यह मदद मिलती थी कि चेक पोस्ट पर उन ट्रकों को नहीं रोका जाता था जिसमें से कटमनी ये अनुव्रत मंडल तक पहुंचती थी। इसके बाद यह केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ
और सीबीआई ने जब संपत्तियों को खंगाला और चीजों को जोड़ा तो देखा कि अनुव्रत मंडल ने बाकायदा वीरभूम जिले में इस तरह का एक नेक्सस तैयार कर रखा था, जो भारत से गायों की तस्करी करके और गायों को वो ट्रकों के जरिए नदी के किनारे तक ले जाते थे और उससे फिर पार करके वो उनको बांग्लादेश में बेचते थे। बड़े पैमाने पर यह तस्करी चल रही थी और उस पर जब कार्रवाई हुई तो अनुव्रत मंडल जेल में है। और लेकिन अब इसमें और भी अधिक गहनता से जब जांच हुई तो सूत्र ये कहते हैं कि अनुव्रत मंडल अकेला इस खेल में नहीं है, यह पैसा ऊपर तक गया है, पुलिस के अधिकारी भी इन्वॉल्व है। तो पुलिस के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है, लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता। सूत्रों का कहना यह है कि यह पैसा टीएमसी के बड़े नेताओं तक पहुंचा है। अब यह बड़े नेता ममता बनर्जी है या इनका भतीजा है या कोई मंत्री, यह तो एजेंसियों का जांच का काम है। लेकिन यह माना जा रहा था कि अगर यह कार्रवाई होगी तो टीएमसी के बड़े लीडरों का फंसना तय है, क्योंकि एक जिला अध्यक्ष इतनी बड़ी काम नहीं कर सकता कि वो पुलिस के डीएसपी एसपी रैंक के व्यक्ति को प्रभावित कर दे या फोन पर उनको कार्रवाई करने से रोक दे। और इसीलिए एक तरफ जहां तस्करियों को रोकने के लिए बीएसएफ एक्टिव हुई, वहीं अब जब बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ जा सकती है तो उससे अपराध पर भी नकेल कसी गई है। जो बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ हो रही थी, अगर रात के अंधेरे में कभी किसी किनारे से वो घुसपैठ करने में कामयाब भी हो गए तो आज क्योंकि बीएसएफ के पास 50 किलोमीटर अंदर तक जाकर जांच और तलाशी लेने का अधिकार है, तो वो उनको पकड़ के लाती है। पहले से जो आ गए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। और इसी से ममता बनर्जी को बौखलाहट हुई कि भाई ये तो जो है लगभग आधे पश्चिम बंगाल में बीएसएफ का राज हो गया है और उसकी पुलिस की कुछ चल नहीं रही है। कहा जा रहा है कि अमित शाह के पास वो इस एप्लीकेशन को लेकर गई थी और इस पर बात की थी कि हमारी सुनो और ये दायरा घटाओ। लेकिन अमित शाह ने जो फैसला कर लिया है वो देश हित में है और ये फैसला वापस नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो पश्चिम बंगाल की और लीडरशिप है, जैसे कि कांग्रेस के लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने अमित शाह से कोई बात की है तो कोई डील की है, और डील वो है कि भाई उनको और उनके भतीजे को छोड़ देना। जो ये भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, जिन मामलों में सीबीआई और ईडी जांच कर रही है, जिसमें कोयला घोटाले में तो ममता बनर्जी के भतीजे का स्पष्ट रूप से नाम है, उसकी पत्नी का भी नाम है, विदेशी संपत्तियों का हवाला सामने आया था। तो कुल मिलाकर के अब यह माना जा रहा है कि ये जो मुलाकात हुई उसके बाद ममता बनर्जी के रुख में नरमी और बदलाव देखा गया। और अब खबरें यह है कि अब नए साल में मोदी जी का जो कार्यक्रम होगा पश्चिम बंगाल में, उसमें ममता बनर्जी मंच को साझा करेंगी। अब यह माना जा रहा है कि अमित शाह के बाद अगली मुलाकात ममता बनर्जी की नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी से हो सकती है। टीएमसी के सूत्रों से जब यह पूछा गया ये मुलाकात का मतलब क्या है, ममता दीदी का मंच साझा करने का मतलब क्या है, तो यूं तो आप देखिए कि ये एक रूल भी है कि किसी राज्य में यदि प्रधानमंत्री होते हैं तो वो अगर पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, सरकारी कार्यक्रम है, तो उसमें राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को होना होता है। ऐसे कई मौके और भी आए हैं जब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पे रही हैं, लेकिन हमेशा उनकी तल्ख टिप्पणी और कई बार इग्नोरेंस ये हमने देखी है। लेकिन अब बदलाव है और बदलाव के बाद ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी जिस तरह से चारों तरफ से गिरी हुई हैं, एक तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप, एक तरफ से जो उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं वो, और उनका भतीजा, ये जो फंसे हुए हैं, अब लगता है कि ममता बनर्जी के पास बचने के ज्यादा रास्ते नहीं बचे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई मनरेगा का पैसा नहीं आया है, केंद्र सरकार की तरफ से जो हमको 6000 करोड़ रुपए बकाया है वो नहीं दिए जा रहे हैं। इसके लिए भी प्रधानमंत्री से बातचीत करना मेरे लिए माना जा रहा है कि मतलब ममता बनर्जी के लिए कि इसके लिए भी बातचीत करना जरूरी है। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी अब केंद्र की राजनीति में एक्टिव होना चाहती है। राज्य में
वो भतीजे को इस राज्य की सत्ता को सौंपना चाहती है। उनकी इच्छा है केंद्र में राजनीति में आने की, तो उन्होंने ये भी देख लिया कि जो अन्य पार्टी है वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में तो काम नहीं करेंगी, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर उतरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं उनकी भी इच्छा यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर उतरेंगे। तीसरी तरफ शरद पवार है, चौथी तरफ नीतीश कुमार है। कुल मिलाकर के कई लीडर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री चेहरा बनकर मोदी के सामने 2024 में उतरना चाहते हैं। ममता बनर्जी ऐसा पांचवा चेहरा है अगर वो मैदान में हुई, और इसके अलावा अभी एक दो चेहरे और हो सकते हैं। तो ऐसे में शायद ममता बनर्जी को लगा होगा कि उनका आधार पश्चिम बंगाल के अलावा तो कहीं है नहीं। राज्य में भ्रष्टाचार और उनके नेताओं के द्वारा जो वहां अत्याचार हो रहे हैं, उनके जो केस चल रहे हैं, उसमें पश्चिम बंगाल में छवि बहुत खराब हुई है। ऐसे में केंद्र की राजनीति में आने के लिए अगर वो अपने भतीजे को पश्चिम बंगाल की कमान सौंपती है, यानी उनको मुख्यमंत्री बनाती है, तो जिस भी दिन वो इस काम को करेंगी, समझिए उसी दिन केंद्रीय एजेंसी अपना भी काम करेंगी, और ये जो भतीजे हैं इनके खिलाफ जो केस है उसमें पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है। अभी तो पूछताछ हुई है, फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है, और ऐसे में राज्य की सत्ता भी हाथ से जाएगी और केंद्र में तो दीदी आने से रही। तो उनको शायद ये लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यदि वो केंद्र की राजनीति में आती हैं, जैसे पहले भी रहा है कि वो रेल मंत्रालय टीएमसी के पास रहा, लेकिन इतना आसान नहीं है। पहले अनुभव जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं वो देखने में ये आया है कि वो अनुभव खराब रहे हैं, लेकिन 2024 का चुनाव देश की दिशा और दशा तय करने में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर आज के परिवेश में चुनाव के मैदान में उतरती है तो पश्चिम बंगाल में उसके लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि टीएमसी के लोग जिस तरह की बूथ कैप्चरिंग, गुंडागर्दी और ये सब करते हैं वो हमने 2 विधानसभाओं के चुनाव में देख लिया है। लोगों का कहना है कि जब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाएगा, वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होगी, तब तक पश्चिम बंगाल में भाजपा एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं होगी। कैंडिडेट भी खड़े नहीं होंगे। पूरी ताकत विधानसभा में लगाई थी, तब भी 3 से 77 पर जरूर पहुंची, लेकिन हालात आज और ज्यादा खराब है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी भविष्य का प्रधानमंत्री देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए टीएमसी को साथ में शामिल करेगी? यह बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर ममता बनर्जी भ्रष्टाचार से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना चाहती है, तो यहां यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में किसी को बख्शने वाली नहीं है। देखना होगा पश्चिम बंगाल में जो ये नए समीकरण बन रहे हैं, अब इसका नतीजा क्या होता है। लेकिन लोगों का कहना है कि दीदी के रुख में जो बदलाव है वो भ्रष्टाचार में फंसे होने के कारण है, मजबूरी है उनके सामने। अब ये नरमी कब तक बनी रहती है ये देखना होगा। वंदे मातरम।